जय हिंद बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एडिशन रिएक्शन और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो एडिशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स इन विच मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। उन यौगिकों का गुण है जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सभी लेक्चर के जो नोट्स है वो एकदम प्रॉपरली बनाना है ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। इसीलिए मैं इतना डिटेलिंग करता हूं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग सिंसियरिटी के साथ देखते हैं और कुछ लोग जो है उसको कैसे भी करके खत्म कर लेते हैं, बिना देखे भी हो सकता है लेक्चर को बंद कर देते हो। लेकिन ये आपके लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए है और वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो सिंसियरिटी के साथ पूरे लेक्चर को देखिए। जिसको सभी चीजें बहुत अच्छे से आती है वो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो काम की हैं उसको नोट करें, और जो लगता है कि वो बन रहा है उसको नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं और उनको पूरी चीजें सभी अच्छे से नोट करना है, अच्छे से करना है ताकि वो एग्जाम टाइम में उसी कॉपी को अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि आप लोगों की गतिविधियों पर मेरी नजर रहती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि सर तो दूर हैं, सर तो देख नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इतने इमोशनली हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तभी तो मैं आपके लिए लगभग रोज कुछ ना कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करते रहता हूं। आपके लिए नई नई चीजें सोचता रहता हूं कि कैसे क्या करूं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। तो उस बात का सम्मान करना है, लेक्चर को अच्छे से देखना है, अच्छे से नोट करना है क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत हड़बड़ाहट रहती है, फिर प्रेशर भी बहुत रहता है, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरिटी के साथ करिए। अभी है ना, अभी समय भी है। तो एडिशन रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे थे उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। एल्कीन्स और एल्काइंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, जबकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के कारण वो फर्स्ट रिएक्ट करेगा। तो ये तो तरीका हो गया पहचानने का। जब भी हम इन्स और आइंस के असिमेट्रिक हिस्से पर, असिमेट्रिक इन्स और आइंस में एडिशन रिएक्शन करेंगे तो वहां मार्कोनी का फ्लूइड लगेगा। नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का वहां जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम होता है। और अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है पेरोक्साइड का इन्फ्लुएंस होगा तो एंटी मार्कोनी का फ्लूइड लगेगा। हेलोजन एसिड्स के केस में ध्यान रखना है HI और HCl, HF को यूज नहीं करेंगे कॉमनली, हाईली रिएक्टिव रहता है। तो HI, HCl और HI ये दोनों पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। इनकी जो रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, वो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ही होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। एंटी मार्कोनी का रूल को खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर असिमेट्रिक इन्स पर जो एडिशन रिएक्शन होगी वो मार्कोनिक ऑफ रूल के ऑपोजिट होगी, ये बात ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखना एडिशन उन्हीं कार्बन सेंटर्स के बीच में होगा जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं वहीं पर एडिशन पॉसिबल होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप के, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक को शॉर्ट फॉर्म में हम SN रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां पर एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्टकट में इसको SN रिएक्शन बोलते हैं।
ये फिर से दो टाइप के मैकेनिज्म से होती है, SN2 और SN1। तो SN2 के बारे में हम लोगों ने डिटेलिंग कर लिया था। SN2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर, जिसमें दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। मतलब ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है इसके, ये ध्यान रखेंगे, है ना। दोनों रिएक्टेंट के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगी तो उसको कहेंगे SN2 मैकेनिज्म। तो दोनों मॉलिक्यूल का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन साइमल्टेनियस चेंज होता रहेगा। यहाँ पे बाइमोलिक्यूलर होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। और अगर इसके हम स्टीरियो की बात करें, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इन्वर्ट होती है, क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लगता है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन से आता है और पहले ट्रांजिशन बनता है, फिर वो ट्रांजिशन स्टेबल प्रोडक्ट में जाता है। तो कभी अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखना इन्वर्ट इमेज बनती है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म के बारे में। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो SN1 मैकेनिज्म पे बात करते हैं। SN1 रिएक्शंस क्या होती है। तो देखिए दो रिएक्टेंट तो यहां भी रहेंगे, लेकिन ये टर्शियरी का मेन प्रॉपर्टी है। मेनली किस में आता है, टर्शियरी ग्रुप्स में आती है SN1 रिएक्शन। तो टर्शियरी में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटेड है। अगर प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटेड है, इट मींस इट फॉर्म्स इजीली कार्बोकैटायन। हाई स्टेरिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे आसानी से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। SN1 रिएक्शन, when the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction, जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग, rate of chemical reaction is depends on when the rate of chemical reaction is depends on only change in concentration of one reactant, only change in concentration of one reactant। जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक के सांद्रता के परिवर्तन पर निर्भर करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड SN1 रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। और प्रैक्टिकली जो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना है। तो when the rate of chemical reaction is depends on changing concentration of only one reactant, it is first order reaction। ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई टर्शियरी हैलाइड का ग्रुप है, तो अब हमको सारे इफेक्ट पता है। तो टर्शियरी हैलाइड में हाई स्टेरिक इफेक्ट होगा, आसानी से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हालांकि ये स्लो स्टेप रहता है, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है तो थोड़ा स्लो रहेगा। तो यहां से बना कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन लिविंग ग्रुप के छोड़ने के बाद सेकेंड स्टेप में यहां कोई ट्रांजिशन नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखना है। तो इसको छोड़ने के बाद, लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद जो कार्बोकैटायन है वो अगेन न्यूक्लियोफाइल से एडअप हो जाएगा। अगर हमने KOH लिया है तो OH माइनस आयन आ जाएगा।
और अगर हमने न्यूक्लियोफाइल सिंपली रखा है तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये बन जाएगा इसका स्टेबल प्रोडक्ट। तो अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है तो ये थोड़ा फास्ट स्टेप में आएगा। तो दो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और सेकंड स्टेप में ये स्टेबल प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये है SN1 रिएक्शन, इसको हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। अब अगर मान लो कायरल सेंटर है तो इसका स्टीरियो भी पढ़ लेते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी इसकी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टीरियो। केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म। वहां पे इन्वर्ट इमेज मिली थी, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां पे SN1 में क्या होगा इसको देखते हैं। तो SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। स्टीरियो कब आएगा? जब कायरल कार्बन सेंटर होगा। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। अब देखो यहां पे जो सिचुएशन आएगी, जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होगा? कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो ये प्लेनर शेप वाले होंगे। ये कैसे होंगे? प्लेनर शेप वाले होंगे, समतल संरचना होगी। मतलब लीविंग ग्रुप पहले ही बाहर जा चुका है, लीविंग ग्रुप यहां पहले ही बाहर जा चुका है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो दो डिफरेंट रास्ते से हो सकता है, दो डिफरेंट वे से हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो इन्वर्ट इमेज है वो भी बनेगी और जहां से लिविंग ग्रुप गया है वहां पर भी OH आ सकता है यहाँ। और इसके कारण जो सिचुएशन है वो रैसेमिक मिक्सचर की हो जाएगी, मतलब DL डेक्स्ट्रो और लिवो फॉर्मेट बन जाएगा। पहले तो ये बात याद रख लो। तो when halides are bonded with, when halides are bonded with, when halides are bonded with chiral कार्बन आइटम, जब हैलाइड कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड विथ कायरल कार्बन आइटम या कायरल कार्बन सेंटर, तब इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एनांशियोमर, जिसमें डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर होता है। लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एनांशियोमर्स, तब इसमें एनांशियोमेरिक फॉर्म, डेक्स्ट्रो लिवो फॉर्म का कॉम्पोजिशन बनता है। लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एनांशियोमर्स। सीधे लिखे तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायंस होते हैं यहाँ लिविंग ग्रुप जब चला जाएगा तो परफेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे और प्लेनर हो जाएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन। और ऐसा प्लेनर कार्बोकैटायन के बनने के कारण होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये कार्बन सेंटर है, इस पे जुड़े हुए सभी ग्रुप, सभी अल्काइल्स जो है अलग अलग हैं और ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो पहले स्टेप में जो चेंज हमको मिला था, स्लो स्टेप में, वो क्या मिला था? वो जो चेंज मिला वो ऐसा, यहाँ से ये सारे R1 R2 और ये R3 और ये मिला पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जा चुका है, लिविंग ग्रुप यहां से बाहर जा चुका है। अब
वैलेंसी खाली है, ऑर्बिटल खाली है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अप्रोच करने के लिए एक ये डायरेक्शन भी है, एक ये डायरेक्शन भी है। तो जहां पर लिविंग ग्रुप था वहां पर भी वो जा सकता है और उसके ऑपोजिट भी जा सकता है, मतलब इन्वर्ट इमेज भी मिलेगी और उसके साथ वाली, उसके लिविंग ग्रुप के साथ वाली इमेज भी मिलेगी, है ना। तो इसको हम कहते हैं डीएल मिक्सचर या रासमिक मिक्सचर। तो दो इमेजेस यहां पे आपको देखने को मिलने वाली है। R1, R2 और ये R3। एक बार OH टुवर्ड्स लिविंग ग्रुप है तो एक बार उसका ऑपोजिट साइड से भी मिलेगा। रासिमाई इन्वर्जन देन रासिमाइजेशन, इसके लिए ये टर्म यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। इन्वर्जन देन रासिमाइजेशन, R1 R2 और ये R3। तो ये डीएल मिक्सचर, ये टुवर्ड्स राइट है पी हो जाएगा डेक्स्ट्रो और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है पी हो जाएगा लेवो। तो यहां से आपको डीएल कॉम्पोजिशन मिल जाएगी, यहां से आपको डीएल कॉम्पोजिशन मिल जाएगी। ये SN1 मैकेनिज्म है, ये SN1 मैकेनिज्म है। तो ये पहली बात हुई SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सिंपली देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको थोड़ा सा आप मेमोरी में डाल के रखिए, है ना। हर चीज के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ चीजें हमें मेमोरी में डाल के रखना भी हमारे लिए जरूरी रहती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो रहती हैं उनको थोड़ा मेमोरी में डाल के रखते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब जहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल, substitution of one electrophile by another electrophile, जहां पे हम एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही दो टाइप में बटेगा। SE1 जो कि बहुत ही अनकॉमन है, बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेगी, और SE2 जो कि मोस्ट कॉमन है, क्योंकि बेंजीन पर जितना भी सब्स्टिट्यूशन होता है वो सब SE2 का एग्जाम्पल है। बेंजीन के जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं वो सब SE2 के एग्जाम्पल हैं, तो वो मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलेंगे। तो हम सिंपली ध्यान रख लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन SE2 से बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सिंपल बात है, ध्यान रख लेंगे, है ना। तो चलिए SE1 की बात करते हैं। तो SE1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, जैसे SN1 था, वहां पे पहले कार्बोकेटायन फिर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कार्बन आयन मतलब एक नेगेटिव बनेगा तभी तो दूसरे पॉजिटिव को लाएगा ना, तो कार्बन आयन बनेगा फिर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। सबसे सिंपल इसका एग्जांपल है, जैसे मेरे पास CH3MgBr है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएसेंट, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ये कार्ब धात्विक यौगिक है। क्या खास बात होती है ऑर्गेनोमेटालिक्स में? जहां पर कार्बन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो सबसे पहला काम देखो, मैग्नीशियम का चार्ज 2+ ब्रोमीन का चार्ज -1, मतलब +2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा +1। तो ये हिस्सा हो गया +1। कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बेनायन कहते हैं। तो कार्बेनायंस आर हियर,
द इंटरमीडिएट स्पीसीज। कार्बन आयन यहाँ पर अंतर माध्यमिक समूह है, तो क्लियर इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी। अब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे मैंने कहा H+ है मेरे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होकर के क्या करेगा, स्टेबल प्रोडक्ट में चले जाएगा। तो फर्स्ट इट फॉर्म्स कार्बन आयन एंड सेकेंडली इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं SE1 मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। अब बात करते हैं SE2। तो SE2 में भी क्या होगा, जैसे SN2 में ट्रांजिशन आ रहा था, SE2 में भी आएगा ट्रांजिशन। SE2 मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेप भी आप कह सकते हो इसको। ट्रांजिशन स्टेट देन प्रोडक्ट। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वो ट्रांजिशन स्टेट फिर स्टेबल प्रोडक्ट में जाएगा। पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में जाएगा। ओके, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन के बारे में हम सबको ये बात पता है कि बेंजीन जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। तो एक रिएक्शन हम यहां पे ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन और अल्काइलेशन कहेंगे। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, पहले कैटालिस्ट के साथ आएगा, या पूरा रिएक्शन बोलूं मैं तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ बेंजीन, फिनॉल और एनी अदर कंपाउंड टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन के साथ लेता हूं तो अल्काइल हैलाइड बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करके अल्काइल बेंजीन बनाता है। अब ओवरऑल अभी तो हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो होता कैसे है वो देखो। ये है मिथाइल क्लोराइड, ये AlCl3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है AlCl3। अगर हम यहाँ पे देखें तो एल्यूमिनियम के पास 13, 2, 8, 3 इसने क्लोरीन से लिए तो हो गए 6। कितने कम पड़ रहे हैं, ऑक्टेट में 2 कम पड़ रहे हैं। इससे हम ये कह पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो AlCl3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो क्लोरीन को एज अ पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बना दिया उसने, इलेक्ट्रोफाइल बना के दिया आपको। ये इलेक्ट्रोफाइल रेडी है अब अटैक करने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको इंटरमीडिएट ऑफ द कैटलिस्ट लिख दिया AlCl4-। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कब, जब रिंग पे पोलराइजेशन होगा तब। कब जा पाएगा, जब रिंग पे पोलराइजेशन होगा तब। जैसे मान लो जो इनिशियल रिंग है बेंजीन की वो ऐसी होगी, वो तो अभी कैसी है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट है। ये लेकिन इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो रेजोनेंस में तो रहते हैं, मतलब चलते फिरते रहते हैं, वो रेजोनेंस में रहते हैं। तो अगर मान लो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो है वो इस सेंटर पे आ जाए, यहां आ जाए शिफ्ट करके, ठीक है। बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शिफ्ट कर जाए अपने कार्बन सेंटर पे। तो मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख दूं, ऐसा वाला बना दूं, इससे मुझे आसानी रहे। तो बाकी सब तो क्लियर ही है, ये 2 पेयर और यहाँ पे एक H था और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट होके यहाँ आया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल था हमारे पास, दैट इज CH3+। तो जैसे ही उसको पेयर मिलने की संभावना दिखाई देगी तो
तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगली जो सिचुएशन होगी वो अभी यहाँ पे H+ भी है और CH3 भी यहाँ आ गया है, CH3 भी यहाँ आ गया है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम कहते हैं संक्रमण की अवस्था। अब ये बॉन्ड तो फिर से चलेंगे, तो अगर मान लो ये इधर आया तो ये इधर आएगा, तो अगली सिचुएशन क्या देखने को मिलेगी हमें, अगली जो सिचुएशन देखने को मिलेगी वो ऐसी, हाँ, ये H और ये आ गया था CH3+। अगला जो सिचुएशन होगा उसमें जब ये H+ इसको लीव करके जाएगा तो ये वापस से बॉन्ड सब अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएंगे, बॉन्ड सब अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएंगे। H का बॉन्ड आ गया इधर और ये CH3 यहाँ पे जुड़ चुका है। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। तो ये SE1 और SE2 मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है हमें। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, है ना। सब्स्टिट्यूशन के बाद बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन मतलब रिमूवल, है ना, कुछ पार्ट को निकाल देना जो है वो कहलाता है एलिमिनेशन। हिंदी में इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। तो लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं, लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, कुछ परमाणु या समूहों का बाहर निकलना जो है एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स और कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायंस are the intermediate, carbocations are the intermediate species। क्या इंटरमीडिएट होती है इसकी, कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज। कार्बोकैटायन यहाँ पर अंतर माध्यमिक समूह के रूप में बनते हैं। कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट स्पीसीज। लॉस ऑफ प्रोटॉन, loss of proton, loss of protons from beta position, loss of protons from beta position। तो बीटा एलिमिनेशन भी इसीलिए इसको हम कहते हैं, loss of protons from beta position and formation of pi bonds। और प्रोटॉन्स का लॉस होता है जिसके कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एटम्स या ग्रुप्स का लॉस होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होंगे, फिर प्रोटॉन का लॉस होगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। दो टाइप के इसके एग्जांपल हमें देखने को मिलेंगे। तो चलो पहले सिंपली हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार स्टेप देख लेते हैं कैसे होती है, उसके बाद फिर बात करते हैं। जैसे ये मान लो एक हमारे पास टर्शरी हैलाइड है। अगर हमने इस टर्शरी हैलाइड पर कुछ अल्कली यूज किया, स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज किया, स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज किया, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा हैलाइड, एलिमिनेट हो जाएगा इसका हैलाइड। अब इसकी जितनी भी एडजेसेंट पोजीशन है जहां पे कार्बोकैटायन बना है उसका एडजेसेंट, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा पोजीशन है। तो किसी भी एक बीटा पोजीशन से
प्रोटॉन का लॉस होगा। प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन चले जाएंगे और H प्लस आयन जाने के बाद वहां पर फॉर्म हो जाएगा पाई बॉन्ड, वहां पर फॉर्म हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके दो एग्जांपल्स हमको देख लेते हैं हम इसके। तो कुछ एग्जांपल्स में दो एग्जांपल हम देख रहे हैं, दोनों ही हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही हैं। तो पहला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जैसा नाम है, हाइड्रोजन और हेलोजेंस का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हेलोजेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि इसमें कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट आएगा। तो देखो, जैसा हमने कहा हमारे पास एक रिएक्टेंट है इथाइल क्लोराइड। अब हम डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं, मतलब अभी हम मैकेनिज्म को यहाँ यूज नहीं करना चाहते, सीधे सीधे प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं। तो कैसे लिखें? ये हुआ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज कर रहे हैं। तो हेलोजन जाएगा पॉजिटिव के साथ, और जो पॉजिटिव पोजीशन, जो बीटा पोजीशन से प्रोटॉन निकलेगा वो यहाँ के OH माइनस आयन से मिलकर के वाटर बनाएगा, और प्रोटॉन के निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। अब देखो, जैसे मेरे पास रिएक्टेंट है 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, तो बोथ बीटा पोजीशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक रूल भी लगता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये अल्कोहलिक KOH का सॉल्यूशन होता है, अल्कोहलिक KOH का सॉल्यूशन रहता है। तो K के साथ जाएगा Cl, और दोनों बीटा पोजीशन में से किसी से भी आप हाइड्रोजन अब ले सकते हैं। दोनों के पास इक्वल नंबर हाइड्रोजन है, और दोनों में से किसी से भी आप हाइड्रोजन लेंगे, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोपीन ही रहेगा। तो ये बन गया प्रोडक्ट आपका prop1ene, prop1ene यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया, जब सेकेंडरी हैलाइड होगा तब कैसे जाएगा। अब मान लीजिए कोई असिमेट्रिक ग्रुप है जिसकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेने के बाद जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी अलग अलग हो। जैसे हमने कहा हमारे पास 2-क्लोरोब्यूटेन है, 2-क्लोरोब्यूटेन है। अब अगर 2-क्लोरोब्यूटेन है, यहाँ पे आप KOH यूज करोगे, तो अगेन देयर इज 2 बीटा पोजीशंस, 2 अलग अलग बीटा पोजीशन। 2-क्लोरोब्यूटेन लेना था मुझे, तो 2-क्लोरोब्यूटेन है मेरे पास, और 2 अलग अलग बीटा पोजीशन है। अब हाँ सही था, 1 2 3 और ये 4। ओके, 2 अलग अलग बीटा पोजीशन, KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन, 2 अलग अलग बीटा पोजीशन। यहाँ जो क्लोरीन का एडजेसेंट बीटा पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं 3, और जो राइट हैंड साइड वाला है बीटा पोजीशन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट में देखो क्या चेंज आएगा। अगर हम राइट हैंड साइड वाले बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन या प्रोटॉन लॉस करते हैं, तो जो बॉन्ड आएगा वो कहाँ रहेगा, वो इन बिटवीन द कार्बन चेन रहेगा। मतलब पहले राइट हैंड साइड की अगर बीटा पोजीशन से हम प्रोटॉन हटाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2-ब्यूटीन,
टू ब्यूटीन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड वाले पोजीशन से हम बीटा प्रोटॉन लेते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ब्यूट 1इन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ब्यूट 1इन इज द प्रोडक्ट इन सेकेंड केस। अब आप आराम से देख के पहचान सकते हो ब्यूट 2इन में बॉन्ड जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है, बीच में है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस रिएक्शन में 80% जो प्रोडक्ट होता है वो 2-ब्यूटीन होता है और 20% जो प्रोडक्ट है वो है ब्यूटीन। ब्यूटीन का कंपोजिशन कितना रहता है? 20%। तो कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल हुआ? ब्यूट 2इन इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1इन। ब्यूट 2इन की स्टेबिलिटी ब्यूट 1इन से ज्यादा है। तो अगली बात क्या ध्यान रखेंगे, मतलब एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस ओबे द ज़ैट्सैफ़ रूल, ज़ैट्सैफ़ रूल को फॉलो करती है, ज़ैट्सैफ़ रूल को फॉलो करती है, ओबे द ज़ैट्सैफ़ रूल। इट इज according to this rule, according to this rule, more stable and more substituted, जिसका स्टेबिलिटी अधिक हो, substituted products, more stable and more substituted products are formed during reaction। अधिक स्थायी क्रियाफल बनना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में ज़ैट्सैफ़ का रूल एप्लीकेबल होता है, इतनी सी बात ध्यान रखना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में ज़ैट्सैफ़ का रूल फॉलो अप होता है। ऐसा एक रूल और है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, और वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का बाहर निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। जल का उत्सर्जित होना डिहाइड्रेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर यहां पे रिमूव होगा। कैटालिस्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे उत्प्रेरक क्या है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक पॉइंट ध्यान रख लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा वहां पर निर्जलीकरण की अभिक्रिया होगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है। तीसरी बात, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का ये भी एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कार्बोकैटायंस आर इंटरमीडिएट। यहां भी कार्बोकैटायन ही अंतरमाध्यमिक समूह रहेंगे। कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओबेदा सैटजेफ रूल, यहाँ पे जो रूल है उसमें नाम में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा, रूल एक जैसा ही है। ओबेदा सैटजेफ्स रूल, ये सैटजेफ के नियम को ओबे करेगी। और ड्यूरिंग एलिमिनेशन the proton is lost from that beta position have minimum number of protons or minimum number of hydrogen. During elimination the proton is lost from that beta position, या ऐसा कह दें हम, लिख लेते हैं
during dehydration, the protons are removed from that beta position have minimum number of protons. Again, number of protons, and formation of more stable, more substituted product. More stable, more substituted product, as same as Jackson rule. नाम दोनों का अलग अलग ध्यान रखना है। लेकिन तो यहाँ पे बीटा पोजीशन, उस बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का लॉस होगा जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिनिमम होंगे, जिससे ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कंजुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा। वो एटम प्रोटॉन को लॉस करेगा। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि इट इज कैटालाइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे H2SO4 है। क्या करता है ये? प्रोटॉन देता है, इट इज प्रोटॉन डोनर, तो प्रोटॉन डोनेट करता है। अब डिहाइड्रेशन, जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल इथेनॉल यूज किया, तो इथेनॉल इज द C2H5OH, ये है इथेनॉल, C2H5OH इज द इथेनॉल। ओके, दो इसके पास पहले से लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, यहां से कहां जाएगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्ट करके ये थोड़ी देर के लिए एक अनस्टेबल कंपाउंड में इसको शिफ्ट कर देगा। ये बना अनस्टेबल कंपाउंड। हाउ टू इंटरमीडिएट इज डेवलप, इसकी भी बात हो जाएगी यहाँ पे। तो ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल हो गया। अब ऑक्सीजन का नेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा। लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेट हो गया, लॉस ऑफ वाटर एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इस प्रकार से कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो कार्बोकैटायन है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्टेबलाइज होने के लिए नाउ हियर इज द सिंगल बीटा पोजीशन, तो उस बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन लॉस कर देगा। प्रोटॉन लॉस करेगा, हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो इथीन और इथाइलीन इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। इथीन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा इस रिएक्शन में, इथीन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अब कंडीशंस देखते हैं आगे की। अगर 2 प्रोपेनॉल है तो फिर से प्रोपीन बन जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ब्यूटानॉल है, तब यहां पे आपको ध्यान रखना होगा 2 ब्यूटानॉल, तो दोनों बीटा पोजीशन जो है उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इस बार बदल रहे हैं, और दोनों का प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। एक बार ब्यूटीन बनेगा, एक बार 2 ब्यूटीन बनेगा। 2 ब्यूटीन में बॉन्ड इन बिटवीन रहेगा, मतलब दोनों हिस्से बैलेंस्ड फॉर्मेट में रहेंगे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दोनों हिस्से बैलेंस्ड फॉर्मेट में रहेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए दोनों बीटा पोजीशन में से प्रोटॉन कहां से निकल के जाएगा? जिसके पास प्रोटॉन का नंबर कम है, यहां पे पर्टिकुलरली, है ना। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH
double bond CH, CH3. More stable product is here 2-butene. तो 80% फिर से इस रिएक्शन में 2-butene बनेगा और 20% इस रिएक्शन में ब्यूटीन बनेगा। 20% इस रिएक्शन में ब्यूटीन बनेगा। 2-butene इज मोर स्टेबल। ब्यूटीन कितना बना? 20% बना। अब आपको एक खास एग्जांपल बताता हूं जहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों बीटा पोजीशन पे सिमिलर हाइड्रोजन हो तो प्रोटॉन हो तो क्या करोगे, है ना। दो बीटा पोजीशन है और दोनों पर अगर प्रोटॉन सिमिलरली एक जैसे हैं तब हम क्या कंडीशन, क्या स्टेप उठाएंगे उसको ध्यान में रखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हमको लेना है। ये है CH2 CHOH, ये CH2 फिर से और ये CH3। अब यहाँ पे हमने यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो एलिमिनेशन होगा, ये बात कंफर्म है। इट इज केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ये बीटा एलिमिनेशन का केस भी है, ये भी सही है। तो अब क्या कंडीशन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में, ये पहचानना है। तो देखो ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अगर हम यहां से H लेते हैं और यहां से OH लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का H और OH लेते हैं तो बॉन्ड यहां आएगा। तो देखो बॉन्ड ब्लैंक बॉन्ड, बॉन्ड ब्लैंक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ब्लैंक, फिर डबल बॉन्ड। तो पोजीशन कैसी रहेगी? सब्स्टिट्यूटेड रहेगी, कॉन्जुगेटेड रहेगी। और जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। अगर आप यहां से H निकालते हो और यहां से OH निकालते हो तो बॉन्ड ब्लैंक ब्लैंक देन बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड पोजीशन नहीं है। तो क्या ध्यान रखोगे? मोर स्टेबल एंड मोर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट्स आर द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा OH और ये CH2 CH3 आगे का हिस्सा होगा इसका। इट इज कॉन्जुगेटेड, इट इज कॉन्जुगेटेड। ये संरचना कैसी है? कॉन्जुगेटेड है। इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल, मोर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू NCERT चलेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैकेनिज्म को बार बार रिवाइज कर लीजिए जिससे कि आपको लेक्चर्स के समय ज्यादा प्रॉब्लम ना आए।